हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 108 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 109 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं को बताएं, किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है, चर्चा कीजिए। आपने लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के कार्यों में पथ प्रदर्शन हेतु कुछ मूलभूत सिद्धांतों के रूप में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा आयरलैंड की तरह ही भारत में भी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, शासन कार्यों को दिशा निर्देशित करने वाले उच्च आदर्शों एवं सिद्धांतों का समुच्चय, भारत के लोक कल्याणकारी राज्य स्वरूप का प्रदर्शन, शासक व जनता के लिए नैतिक मूल्य, न्यायिक निर्णयों के लिए मार्गदर्शक, भारतीय शासन के लक्ष्यों एवं जनता की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि। यद्यपि संविधान सभा में भी तथा बाद में भी नीति निर्देशक तत्वों की व्यावहारिकता एवं सार्थकता पर निम्न आधार पर भिन्न भिन्न मतभेद एवं आलोचनाएं होती रहीं। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय शासक दल की स्वेच्छा पर निर्भर कार्यान्वयन, केवल आदर्शात्मक तथा अव्यवहारिक बातें, इनमें अस्पष्टता का होना। परंतु उपरोक्त आलोचनाएं स्थायी एवं सदैव सत्य नहीं, क्योंकि नंबर 1, इनके पीछे जनमत का बल निहित है, जो न्यायिक बल से अधिक महत्वपूर्ण है। शासक दल जनमत के कारण इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकता। न्यायालय द्वारा समय समय पर इनका स्पष्टीकरण किया जाता है। अतः विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य व लक्ष्य देश में शोषण मुक्त और समता युक्त लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना कर लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को साकार करना है। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, निष्कर्ष काफ़ी अच्छा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा आपको लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि कभी भी आप अपने प्रश्न के उत्तर में अगर बिंदुवार कोई बात लिख रहे हैं और प्रश्न आपका अगर 2 खंडों में है, तो आप उसमें एक खंड को तो बिंदुवार बताएंगे, दूसरे खंड को आप गद्य में लिखेंगे, अर्थात पैसेज के रूप में लिखेंगे। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि आपके प्रश्न का उत्तर काफ़ी अच्छा बन जाता है। जैसे आप इसमें क्या कर सकते थे कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताओं को आप पॉइंट फॉर्म में लिख देते, जैसा कि आपने लिखा ही है। ठीक है, इनकी आधारों पर की जाने वाली आलोचना को आप गद्य में लिख देते। क्लियर? तो इससे आपके प्रश्न के उत्तर में काफ़ी अच्छी सजावट हो जाती और उस सजावट की बुनावट से आपका उत्तर पठनीय हो जाता और भी अच्छा। जैसे कि आपका उत्तर अभी इसमें टुकड़े टुकड़े में लग रहा है, जैसे नंबर 1, नंबर 2 ये बोलना पड़ता है। यहाँ पर फिर आपने उपयुक्त आलोचनाओं को सदैव सत्य नहीं कहा, उसमें भी पॉइंट बता दिया। आपको ये जो है ना उपयुक्त आलोचनाएं, इन पॉइंट्स को आपको निष्कर्ष में समायोजित करके लिखना है। क्लियर? इनको अलग से नहीं लिखना। अलग से लिखोगे तो क्या होगा कि आपके प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा विखंडित हो जाएगा, तो आपको वो विखंडित नहीं करना है। समझ गए? तो आप लिखेंगे कैसे इसे, और साथ ही 1-2 पॉइंट जो आपके इसमें छूट गए हैं उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हो कि आप ऐसे लिखा करो हमेशा। देखो, पॉलिटिकल साइंस के जो पॉलिटी के जो प्रश्न होते हैं ना, उनके उत्तर में अगर आप भाषा प्रवाह अपना अच्छा रखते हो, भाषा शैली काफ़ी अच्छी रखते हो, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप शुरू में बता दो, जैसा कि आपने देखो कई सारे पॉइंट आपने ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्लो में बता दे रहा हूँ। तो ये समझना कि कुछ पॉइंट आपके भी हैं, कुछ पॉइंट मेरे भी हैं, मैंने उनको मिक्स करके बता दिया। आप ऐसे इन प्रश्नों को लिखा करो कि भारतीय संविधान की मूल संरचना में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था, जो संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। अब भाग 4 जब लिखा करो ना, तो ब्रैकेट में लिख दो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। क्लियर?
भाग 4 में वर्णित हैं, जो कि राज्य के लिए नियम व कानून के प्रति एक पथ प्रदर्शिका हैं या एक मार्गदर्शक हैं या गाइडलाइंस हैं। क्लियर। हालांकि ये न्यायालयों के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात ये गैर न्यायोचित हैं, किंतु फिर भी इनमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो न केवल भारत को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर प्रेरित करती हैं, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को साकार रूप देने का यथावत प्रयास भी करती हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं नंबर 1 कई सारी हैं, निम्न है, अब आप उनमें बता दो नंबर 1 विशेषता क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है। और जो विशेषता आपने शुरू में बता दी कि लोक कल्याणकारी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात, उसको आपको उसमें नहीं बताना है। आपको ये बता देना है कि वास्तव में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कई वर्गों में हैं, मतलब 3 वर्गों में विभाजित किया गया भारत में, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। क्लियर। आप ये बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि ये प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को साकार रूप देने का प्रयत्न करते हैं। आप ये भी बता सकते हो कि ये न केवल नए भारत के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जन जन की आकांक्षाओं और उम्मीदों को साकार रूप देने का भी प्रयत्न करते हैं। क्लियर। हालांकि ये चीज़ें जब आपने बता दी, क्लियर, हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ मैंने वर्ड क्या यूज किया, राजनीतिक विश्लेषक, कई राजनीतिक विश्लेषक इसकी विशेषताओं को लेकर कई सारे प्रश्नों को प्रश्न चिन्हित करते हैं, कई सारे प्रश्नों को प्रश्न चिन्हित करते हैं जो कि निम्नवत हैं। आप बता सकते हो कि वो कहते हैं कि इनको कोई कानूनी व्यवस्था प्राप्त नहीं है, यानी कि कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसलिए ये वेस्ट हैं, अर्थात ये मूल अधिकार की तरह उतने उपयोगी नहीं। दूसरी बात वो कहते हैं कि इनको सही से वर्गीकृत नहीं किया गया, मतलब जो समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी का जो वर्गीकरण किया गया वो वास्तव में न्यायोचित नहीं है। तीसरा वो कहते हैं कि वास्तव में ये रूढ़वादी परंपरा के पोषक हैं, अतः भारत को इस रूढ़वादी परंपरा को नहीं अपनाना चाहिए। हुआ क्या था कि 20वीं सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड के राजा के द्वारा मतलब इसको अपनाया गया था। क्लियर। तो ये कहा गया कि आपको इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। साथ ही कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि केंद्र के द्वारा राज्य के ऊपर इन निदेशक तत्वों को मनवाने के लिए बाध्यकारी उपाय अपनाए जाते हैं। क्लियर। आप जैसे कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझो कि जैसे कई सारी स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो किसानों के कल्याण से संबंधित हो या फिर वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो होता क्या है कि ऑलरेडी राज्य सरकार कई सारी स्कीमें चला रही होती है और केंद्र भी स्कीम्स चला देती है। तो केंद्र राज्यों से कहती है कि आप हमारी इस स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करो। तो राज्य अगर उस सरकार का नहीं है, मतलब विरोधी सरकार का है जो केंद्र में नहीं है, तो क्या होता है कि राज्य उसकी बात नहीं मानता, और जब बात नहीं मानता है तो केंद्र उस पर प्रेशराइज करता है। केंद्र क्यों अपनी स्कीम्स के लिए कहता है? क्योंकि इससे उसकी एडवर्टाइज होती है। जैसे अभी आप कोरोना को लेकर इशू देख रहे हो ना, कि कोरोना जो दवा है जब लग रही है तो जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें क्या है, मोदी जी की सरकार की फ़ोटो है। तो सरकार के लोग या स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कह रही कि ये एडवर्टाइज कायदे से भारत सरकार को नहीं करना चाहिए, यहाँ पे भारत सरकार का सिंबल होना चाहिए, यानी कि सत्यमेव जयते का। क्लियर। तो ऐसी स्कीम्स को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वास्तव में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक बाधा उत्पन्न होती है। आप ये आलोचना कर सकते हो। फिर आप नीचे देखोगे, किंतु इन आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अगर हम गहराई से देखें तो इन्होंने आज़ादी के बाद न केवल भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि कई सारे व्यक्तियों को या कई सारे सामाजिक वर्गों को मुख्य धारा में लाने के एक वाहक बने हैं। क्लियर। अतः नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता और इनकी प्रासंगिकता आने वाले भारत के निर्माण के लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होगी। हालांकि कई बार मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य क्रियान्वयन को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है, जिसे न्यायालय के द्वारा अच्छी तरीके से सुलझा लिया जाता है। समझ गए? ऐसे आपको सारे डायमेंशन को कवर करके लिख देना है। अभी आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो वास्तव में किताबी है। एग्जामिनर आपसे नहीं चाहता है कि आप किताबी पुस्तक की तरह बीए या एमए की तरह आप हमें लिख कर दें। वो चाहता है कि आप जो उत्तर लिखें उसमें मौलिकता का समावेशन हो,
भले ही 2 से 3 पंक्तियों का हो। क्लियर? तो आप क्या किया करें, जब भी आप प्रश्न लिखा करें किसी भी टॉपिक का, कोई भी व्यक्ति लिखे, तो पहले उन टॉपिक के प्रश्नों की लाइन को तो आप भले किसी बुक से कॉपी कर लो, लेकिन उन लाइनों में अपने शब्दों का गढ़ने का प्रयत्न करो। अर्थात पूरी तरह से कॉपीराइट को चेंज करके उसमें अपने इनोवेशन को इनकलकेट कर दो। और जब आप अपने इनोवेशन को उसमें इनकलकेट कर दोगे तो वास्तव में वो आपकी मौलिकता को अभिव्यक्त करता है। क्लियर? और जब आप अपनी मौलिकता को दर्शा दोगे तो आपके अंकों में सामान्य अभ्यर्थी की तरह काफ़ी अच्छे अंक आ जाएंगे। यहाँ मैंने एक वर्ड बोला ना, सामान्य अभ्यर्थी, मतलब क्या है कि जो अभ्यर्थी या जिन्होंने प्रश्न का उत्तर लिखा है, अंक तो उन्हें भी आएंगे, लेकिन उनसे 1 या 2 नंबर आपको अतिरिक्त ही आएंगे। किसी को अगर 8 नंबर मिले हैं तो आप गारंटी मानिए आपको 10 मिल जाएंगे, 2 नंबर। और आपको पता है कि यूपीएससी में 2 नंबर से लगभग 20 नीचे और 20 ऊपर रैंक खिसक जाती है। क्लियर? तो आप समझ सकते हो आपको कैसे अंकों को गेन करना है। तो उम्मीद है ना केवल आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा, साथ ही आपको कई सारे ऐसे नए पॉइंट मिले होंगे जिन्हें आपको ऐड करना है। क्लियर? तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।